Oli Pope. Oli Pope, what an innings by Oli Pope. स्वीप, रिवर्स स्कूप, निकल के कदमों का भी इस्तेमाल किया, बहुत ब्रेव इनिंग खेली है। कि मैं ये समझता हूं कि जो भी है इंग्लैंड ने अपने आप की अपनी जो इज्जत थी ना, स्पेशली ओली पोप ने इंग्लैंड की इज्जत और बेसबॉल की जो इज्जत थी ना उसको बचा लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट कोई 5 से 6 साल के अंदर किसी बाहर के बल्लेबाज ने इंडिया के अंदर आके 150 रन की इनिंग्स खेली हो। 148 तो कर लिया हुआ, कल आके वो 150 भी कर लेगा। ने 300 बनाए, ये पहली दफा हुआ है पिछले 12 सालों में कि किसी ने मतलब दैट अ साइड हैज गॉट अ 300 इन द सेकंड इनिंग्स। फिलहाल तो इंडिया मैच अच्छा खेलता नजर आ रहा है, लेकिन उनकी अपनी पिच में मैच चल रहा है, अपनी बॉलर और स्पिन बॉलिंग चल रही है। मजा तो तब है लेकिन अपने मुल्क से बाहर जाके खेले मैच। भाई पागल है थोड़े से, मुझे लगता है भाई उधर गए ना साउथ अफ्रीका में, उनको बीट किया, आपने देखा नहीं? देखा तो है, इंडिया घर में भी शेर है और बाहर भी शेर है। कि दिन के अंदर जो बिग डिफरेंस था ना, बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो था जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था बिग डिफरेंस। क्योंकि आप ये देखें कि हम सब जानते हैं स्पिन ट्रैक के स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन बुमराह आता है और बुमराह बड़ी विकेट्स को निकालता है, बेन डकेट को आउट करता है, फिर उसके बाद जो रूट को आउट करता है। ने 300 बनाए, ये पहली दफा हुआ है पिछले 12 सालों में कि किसी ने मतलब दैट अ साइड हैज गॉट अ 300 इन द सेकंड इनिंग्स इन देयर टेस्ट मैच। लीड अप 100 एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुकी है जहां शायद ये सोचा जाए कि इंडिया के लिए अनकंफर्टेबल है। पिच जितनी मजीद स्लो होनी थी वो मजीद स्लो हो गई है। 126 की लीड है, 148 पे ओली पोप नॉट आउट है। मुझ समेत शायद बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड और खास तौर से ओली पोप जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था कि वो इस तरह की एक फाइटिंग और एक एक्साइटिंग एक थ्रिलिंग सेंचुरी लगाएगा जिसको एक लाइफ भी मिली। ठीक है, ड्रॉप चांसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन वो बहुत कॉस्टली ड्रॉप यहाँ हो चुका है। 110 रन के ऊपर ड्रॉप किया था ओली पोप को अक्षर पटेल ने, और यहाँ काफी मुश्किलात में इजाफा है टीम इंडिया के। सो इंग्लैंड इज फाइटिंग बैक एंड ट्रूली लिविंग टू इट्स प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस लेकर आए थे कि हम फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरेंगे, हम बेसबॉल अप्रोच के साथ मैदान में आएंगे, हम इंडिया की डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे। तो वो करते हुए आज इंग्लैंड नजर आए, और जो एक ऑल लाइकलीनेस की लग रहा था कि तीसरे दिन ये गेम निपट जाएगा, इवेंचुअली दिस गेम इज गोइंग वेल एंड ट्रूली इनटू द डे 4, और कल का दिन ये डिसाइड करेगा कि पहला टेस्ट मैच का विनर। 126 रन ऐसा टोटल नहीं है, अभी ऐसी लीड नहीं है कि जहां इंडिया को परेशान होना चाहिए गिवन द कंडीशंस, लेकिन इंग्लैंड की एक मॉरल विक्ट्री हुई है। एक तो आपने इनिंग्स डिफीट को यहाँ अवॉइड किया, क्योंकि कल क्लोज ऑफ प्ले तक 175 की लीड थी, आज सुबह 15 रन ऐड हुए, तो 190 रन की लीड के बाद इन ऑल लाइकलीनेस लगता ये है कि जो ओपोनेंट है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑन द ऑफर। लेकिन किस्मत की भी आप सितम जरीफी देखिए या हैदराबाद के क्यूरेटर्स को आप दाद दीजिए कि एक ऐसी टेस्ट विकेट बनाई है जहां दोनों टीमों के लिए बैलेंस मौजूद है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिलहाल तो इंडिया मैच अच्छा खेलता नजर आ रहा है, लेकिन उनकी अपनी पिच में मैच चल रहा है, अपनी बॉलर और स्पिन बॉलिंग चल रही है। मजा तो तब है लेकिन अपने मुल्क से बाहर जाके खेले मैच। भाई पागल है थोड़े से, मुझे लगता है भाई उधर गए ना साउथ अफ्रीका में, उनको बीट किया, आपने देखा नहीं? देखा तो है, इंडिया घर में भी शेर है और बाहर भी शेर है। नहीं ये बात नहीं है यार, बात का तो बंदा दूसरे मुल्क जाके कंफ्यूज भी हो जाता है। ये बात नहीं है, अपने मुल्क का भी बहुत एक बंदे को होता है कि मैं अपने लो जी कर लो बात भाई, 2-3 साल से इंडिया टॉप पे है, टेस्ट में भी, ओडीआई में, T20 में, तो आप किस तरह से बातें कर रहे हो यार? मजा तो तब है जब पाकिस्तान ने आके पाकिस्तान के साथ खेले। तो पाकिस्तान गया नहीं वर्ल्ड कप खेलने, उधर क्या हुआ? उनके साथ मैच हारे नहीं पाकिस्तान यार। ये तो वही बात हुई ना कि दूसरे मुल्क में जाके उनके मुल्क में खेले है ना, तो वो जीते हैं, वो अपने मुल्क में। सारा कसूर इंडिया का ये है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेलता है और पाकिस्तान को हमेशा ही हरा देता है। 8-0 चल रहा है इस टाइम, कभी भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो गया ना तो भाई आपकी बोलती बंद करवा देगा इंडिया, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है। मैं तो परफॉर्मेंस पे बात करता हूँ। नहीं, ये जब इंडिया बाहर आके खेलेगा तब देखी जाएगी। इनकी सुई उत्थे ही अड़े, पंजाबी जी कहते हैं इनकी सुई उत्थे ही अड़ी है, गल करने का फायदा नहीं यार। सूरत ऐसी है कि 126 रन की लीड है इंग्लैंड की, और अभी 4 विकेटें भी हाथ में हैं। ओली पोप, व्हाट एन इनिंग्स बाय ओली पोप। स्वीप, रिवर्स स्कूप, निकल के कदमों का भी इस्तेमाल किया, बहुत ब्रेव इनिंग खेली है।
बहुत ब्रेव। बीच में कैच छूटा, एक कैच होना चाहिए था। अक्षर पटेल अच्छा फील्डर है, जडेजा की गेंद पे 110 रन पे तब पोप खेल रहा था, और तब अगर उसका विकेट आ जाता तो सूरत काफी अंडर कंट्रोल होती। लेकिन दिस इज क्रिकेट, इट हैपेंस, कैच कभी कभार फिर छूट जाते हैं। तो जो कैच छूटा है उसकी वजह से ओली पोप अभी भी नॉट आउट है, और 148 रन पे नॉट आउट है। 316 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 148 नॉट आउट ओली पोप विद 17 बाउंड्रीज। 17 चौके मारे हैं भाई। तो बहुत ही लाजवाब खेला है ओली पोप, और जिसकी बदौलत इस मैच में थोड़ी सी जान वापस आई है। इट वॉज वन वे ट्रैफिक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, और 3 में से 2 सेशन जीतने में कामयाब हो गया। पूरे मैच में पहले 2 दिन कोई एक सेशन भी इंग्लैंड के नाम नहीं रहा था। एक सेशन शेयर था, बाकी सारे इंडिया के नाम। लेकिन आज उन्होंने ऊपर नीचे 2 सेशन, खास करके ये जो लास्ट सेशन है इसमें बहुत प्रोग्रेस की है। और अब देखिए 126 रन ऊपर है, और 22 रन और इसमें ऐड करिए तो तकरीबन 150 के करीब रन उन्होंने इस लास्ट सेशन में खींची है, और विकेट मिला एक। तो ये वाला जो सेशन इंडिया के नाम नहीं रहा, इंग्लैंड के नाम रहा है, उसकी बदौलत अब मैच में जरा जान वापस आ गई है। ये इनिंग्स इसलिए भी तारीफ के काबिल है कि इंडिया में आके टीमें इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती नहीं है। जितने भी विजिटिंग साइड्स हैं वो जब भी इंडिया में आती हैं, दे स्ट्रगल। तीसरी इनिंग में 300 के पार इंडिया में, ये पता नहीं कोई 10-11 साल के बाद हुआ काम। 10-11 साल के बाद लास्ट टाइम शायद इंग्लैंड ही करके गया था कि तीसरी इनिंग में 300 को टच करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू इन इंडिया, और दे हैव डन इट। बाकी दोनों इनिंग्स में 200 को भी पार करना, ये भी कोई 4-5 साल के बाद ही हुआ। 2018 में लास्ट टाइम कोई भी विजिटिंग साइड थी तो उसने दोनों इनिंग्स में 200 को जो पार किया था फॉर दोनों बारियों में, तो वो भाई कोई 4-5 साल उसको भी हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 300 को पार करना ये आसान काम नहीं है इंडियन बॉलिंग के सामने। मैं ये समझता हूं कि जो भी है, इंग्लैंड ने अपने आप की अपनी जो इज्जत थी ना, स्पेशली ओली पोप ने इंग्लैंड की इज्जत और बेसबॉल की जो इज्जत थी ना उसको बचा लिया। क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट कोई 5 से 6 साल के अंदर किसी बाहर के बल्लेबाज ने इंडिया के अंदर आके 150 रन की इनिंग्स खेली हो। 148 तो कर लिया हुआ, कल आके वो 150 भी कर लेगा। इतनी बड़ी कोई इनिंग्स खेल ली हो किसी बाहर वाले और विजिटिंग साइड ने इंडिया के अंदर। लेकिन पोप ने ये वाला काम करके दिखा दिया। बड़ी शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। बड़ा जैसा कहते हैं ना, मजा आया देख के उसकी बल्लेबाजी को। शानदार किस्म की जिसे कहते हैं ना आप इनिंग्स कह सकते हैं कि उसने अपनी टीम को अलाइव रखा। और जिस तरीके से आज आते साथ ही जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज ये सारे के सारे आउट हुए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल फिर बेसबॉल है। लेकिन फिर इंडिया के स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं है। अश्विन जडेजा हो गए, इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह। अश्विन जडेजा तो अच्छे हैं, बट मैं समझता हूं कि आज के दिन के अंदर जो बिग डिफरेंस था ना, बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो था जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था बिग डिफरेंस। क्योंकि आप ये देखें कि हम सब जानते हैं स्पिन ट्रैक के स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन बुमराह आता है और बुमराह बड़ी विकेट्स को निकालता है। बेन डकेट को आउट करता है, फिर उसके बाद जो रूट को आउट करता है। बुमराह जो है ना, फिर बुमराह बड़ी विकेट्स आपको निकाल के दे देता है क्रूशियल टाइम के अंदर, और बड़ा आपका फायदा हो जाता है। अश्विन ने भी 2 बड़ी विकेट्स को निकाला और इंडिया को वापसी करवाई। जडेजा ने बेन स्ट्रोक का बड़ा शानदार, बेन स्ट्रोक को समझ ही नहीं लगी बॉल क्या हुआ है। वही तो मैं देख रहा था कि इस पिच में अभी भी बॉलिंग उस तरह की थी, बट वही ना डिफरेंस था पोप की इनिंग्स। मुझे लगता है कि जो चौथा और 5वां दिन होगा ना, यानी जब इंडिया दूसरी इनिंग खेलेगा, तब थोड़ा सा ना मुश्किल होगा बैटिंग करना, क्योंकि पिच यूज्ड हो चुकी होगी। 3-4 दिन पिच यूज्ड हो चुकी होगी, तो तब जरा बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स कितने अच्छे बॉलिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर देखा जाए ना, आज के दिन को प्रॉपर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लैंड ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये परफॉर्मेंस को, ये तो अच्छी चीज है कि इंडिया के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी जिसने इनके 6 आउट अभी तक कर दी हुए हैं और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर विकेट्स लिए। लेकिन उनका देखिए ना,
बेसबॉल का जो भी है फायदा तो है ना, कोई एक प्लेयर भी चल जाए ना तो ये मैच को सीधा कर जाता है। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक दिन के अंदर 316 रन भी करें और 3 आउट भी करें ऑपोजिशन के, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे दिन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंग्लैंड ने 316 रन आज मेरे पास तो नासिर हुसैन साहब के लिए एक मैसेज है यार, अगर अभी आप भारत की बात करेंगे, लाजमी सी बात है पाकिस्तान का तो मैच हो नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दूं। तो कहने की बात है, मैच हो रहा है भारत और इंग्लैंड का। जब भारत इंग्लैंड के टूर पर जाता है तो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि बॉल हिलेगा, सीम होगा, इस ट्रैक पे मुश्किलात होंगी। लेकिन हमने जो आखिरी 1-2 सीरीज इंग्लैंड में देखी इंडिया की, तो हमें ऐसा तो नहीं लगा कि इंडिया कहीं गेम में नहीं है। लेकिन जब भारत वापस आता है, यानी कि जब भारत में इंग्लैंड आता है, तो नासिर हुसैन, माइकल वॉन, नाम कोई भी हो, लेकिन वो मुद्दा वही होता है, बयानिया एजेंडा एक ही होता है कि इंडिया वो वाली पिचे ना बनाए। भाई मेरा सवाल ये है कि इंडिया जब इंग्लैंड जाकर ये आपको साबित करता है कि वो सीमिंग विकेट पे लड़ाई करता है, अगर 250 से 300 रन वाली विकेट है तो इंडिया भी उतने रन बनाता है कि चलो आप बना लो, आपको हराता भी है। अब आप यहाँ आए तो ये कोई इतनी मुश्किल विकेट तो थी नहीं, वरना आपसे 246 कैसे बनते, आप तो 100 रन पे पैक हो जाते। अगर ये कोई रैंक और शार्प टर्नर होता है या ये कोई ऐसा विकेट होता है कि आधी विकेट पे बॉल पड़कर जो है वो जमीन दोज हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, तो ना तो ये खराब विकेट है, ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड टेस्ट विकेट। अब इसी पिच पर इंडिया ने कलेक्टिव एफर्ट की बात करें हम, किसने क्या किया किसने नहीं किया, 421 रन जोड़ दिए। 421 रन तो आप किसी एक अच्छे बैटिंग ट्रैक पर भी किसी टीम को आउट नहीं करेंगे। तो आपकी बॉलिंग पर सवाल है, आप ये क्यों नहीं बता रहे। अब आपको ये बताना चाहिए कि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में अपने सबसे तजुर्बेकार बॉलर जेम्स एंडरसन को ड्रॉप क्यों किया। अगर उन्हें आराम दे के खिलाना है तो लाते ही नहीं, वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो उनसे कम उम्र में रिटायरमेंट ले ली।